हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आज हिंदी राजभाषा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की इस वीडियो को पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, या राष्ट्रभाषा क्या होती है, या राष्ट्रभाषा होती है। तो फ्रेंड, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने ये कि ए में है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, या राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है डी। एंड राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा क्या कहलाती है फ्रेंड, राष्ट्रभाषा कहलाती है। आपको ये बात याद रखनी है। यानी एक देश है या एक राष्ट्र हम कह सकते हैं, उस देश की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करती है, अपने बातों को, अपने विचारों को क्या करती है, एक दूसरे से संप्रेषण करती है, उस भाषा को क्या कहते हैं, उस राष्ट्र की या उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा, राजभाषा किसे कहते हैं या राजभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड, जो राजभाषा होती है वो किसी देश के या किसी राष्ट्र के सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उस भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको याद रखनी है हमारे भारत देश की जो राजभाषा है वो भारत देश की राजभाषा फ्रेंड्स क्या है, हिंदी है, याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत देश की केवल राजभाषा है, वो है कौन सी, हिंदी फ्रेंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत देश की कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाने की हैसियत रखती है, तो उसका भी उत्तर आपको क्या देना है, हिंदी। भारत की हिंदी भाषा जो भाषा है ये राष्ट्रभाषा कहलाने की क्या रखती है, हैसियत रखती है, क्योंकि भारत की 60% से अधिक जनसंख्या हिंदी को बोलती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो ये है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा, ऑप्शन नंबर बी जनभाषा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति भाषा, ऑप्शन नंबर डी राजभाषा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया है कि हिंदी भारत की क्या है फ्रेंड्स, राजभाषा है। क्या है फ्रेंड्स, राजभाषा। नेक्स्ट उसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है संविधान की 8वीं अनुसूची। अगर आपसे क्वेश्चन से पूछे फ्रेंड्स कि संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान देती है, तो आपको याद रखना है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये भारत की राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान प्रदान करते हैं। और संविधान का जो भाग 17 है, इस भाग 17 में भारत की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अगर भाग पूछे कि किस भाग में, भारतीय संविधान के 25 भाग हैं वर्तमान में, प्रारंभ में 22 थे लेकिन वर्तमान में क्या है फ्रेंड्स, 25 भाग हैं। उन 25 भागों में जो भाग 17 है फ्रेंड्स, ये भाग 17 भारतीय संविधान की राजभाषाओं का उल्लेख करता है। संविधान की अनुसूची 8 भारत की राजभाषाओं का उल्लेख करती है। और भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो वर्णन है, ये सभी अनुच्छेद किसका वर्णन करते हैं, राजभाषाओं का वर्णन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान तक यानी आज तक सम्मिलित की जा चुकी हैं। प्रारंभ में फ्रेंड्स ये भाषाएं 14 थी। कितनी थी, 14 थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें संशोधनों के माध्यम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 22 भाषाएं कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में एक देवनागरी लिपि में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी दिवस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स हमारा कि विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस पूछे या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे, दोनों एक ही चीज़ हैं और दोनों कब मनाए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी कहाँ हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होने की वजह से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 14 सितंबर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि संघ की राजभाषा क्या घोषित की गई, हिंदी की गई। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि का घोषित की गई देवनागरी की गई। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 वन के तहत ये घोषणा की गई थी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। तो याद रखना फ्रेंड्स, संविधान में राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान के क्या करते हैं, सभी अनुच्छेद राजभाषा का उल्लेख करते हैं, राजभाषा से संबंधित प्रावधान उल्लेखित करते हैं। तो याद रखना है कि राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है फ्रेंड्स एक बात याद रखना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, अंत तक सभी प्रश्नों को बारीकी से आपको पढ़ना है और याद भी करना है फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और दूसरी बात याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। फ्रेंड्स राजभाषा अधिनियम कब हुआ था, 10 मई 1963 को पारित हुआ था और इसमें प्रथम संशोधन 1967 में हुआ था। फ्रेंड्स कब हुआ था, इसमें प्रथम संशोधन 1967 में इसमें प्रथम संशोधन किया गया था, ये बात याद रखनी है। तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। और राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, मैंने अभी बताया था, राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1967 में हुआ था, ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा नियम 1976 में गा क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है। तो याद रखना फ्रेंड्स, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को 3 भाषा क्षेत्रों में बांटा गया। कितने में, 3 भाषा क्षेत्रों में। कौन कौन से थे वो, का, खा और गा, 3 ये भाषा क्षेत्रों में बांटा गया था, का, खा, गा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके तहत, राजभाषा नियम 1976 के तहत बांटा गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हमारा राजभाषा नियम 1976 में गा क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है, यानी 4 ऑप्शन से इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऐसा राज्य है जो गा क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है इसका जो सही उत्तर है, जो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर है वो ये है हमारा किसी, यानी इसका जो सही उत्तर है असम। क्या है फ्रेंड्स, असम। अब बात ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है असम। अब याद रखना बिहार और मध्य प्रदेश, ये जो दोनों हैं फ्रेंड्स, ये दोनों राज्य का क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, का क्षेत्र में। और जो कि पंजाब आता है फ्रेंड्स खा क्षेत्र में। किस में आता है, खा क्षेत्र में।
ये दोनों किस में आते हैं, का क्षेत्र में, और असम किस में आता है फ्रेंड्स, गा क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा नियम 1976 में खा क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है। अभी खा क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कि हरियाणा है फ्रेंड्स हमारा, ये का क्षेत्र में आता है। किस में आता है, का क्षेत्र में। पंजाब मैंने अभी बताया किस में आता है, खा क्षेत्र में। किस में आता है फ्रेंड्स, खा क्षेत्र में। और उसके बाद में आता है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात भी का क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स, और महाराष्ट्र भी का क्षेत्र में आता है। तो हमारा एक प्रश्न कह रहा क्या है, राजभाषा नियम 1976 में खा क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, सॉरी फ्रेंड्स याद रखना है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, ये तीनों के तीनों राज्य फ्रेंड्स खा क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, खा क्षेत्र में। जबकि हरियाणा हमारा किस में आता है फ्रेंड्स, का क्षेत्र में आता है। इसका सही उत्तर है हमारा हरियाणा। क्या है फ्रेंड्स, हरियाणा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। देखिए फ्रेंड्स, राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 25 जून 1975 को, और ये राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके मंत्रालय के अधीन है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में आता है राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि राजभाषा आयोग के गठन का जो आदेश है फ्रेंड्स वो कौन जारी करता है, किसने जारी किया था, राष्ट्रपति ने। सबसे पहला प्रश्न तो यही याद रखना है कि राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान कौन कर सकता है। तो राजभाषा का आयोग का गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के आदेश कब दिए थे, 1955 में दिए थे फ्रेंड्स, याद रखना है। तो याद रखना फ्रेंड्स 17 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया। कब किया गया था फ्रेंड्स, 17 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया। और प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे वीजी खरे। कौन थे, वीजी खरे, यानी बाल गंगाधर खरे थे। और फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है कि 31 जुलाई 1956 को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स। और इस आयोग की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो 344(1) अनुच्छेद यानी आर्टिकल 344(1) के तहत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन याद रखने हैं कि राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के आदेश किस वर्ष जारी किए, 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया, जून 1955 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे थे। और इसने अपना प्रतिवेदन कब दिया था, 31 जुलाई 1956 को दिया था फ्रेंड्स। और याद रखना किस अनुच्छेद के तहत प्रथम राजभाषा आयोग को गठित किया गया था, अनुच्छेद 344(1) के तहत। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी बताया था बाल गंगाधर खरे प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे फ्रेंड्स, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से समझ लें फ्रेंड्स कि प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि प्रयाग की हिंदी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ये प्रयाग की क्या है, एक हिंदी संस्था है फ्रेंड्स। और इस संस्था की जो स्थापना थी फ्रेंड्स, इस संस्था की स्थापना प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना फ्रेंड्स 1910 में की गई थी। कब की गई थी, 1910 में की गई थी। और इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो प्रथम सभापति थे, प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे फ्रेंड्स, प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय क्या थे, हिंदी साहित्य यानी प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे। और 1910 में इस हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में आ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना। भ्रामक मतलब भ्रामक यानी भ्रमपूर्ण माना। तो याद रखना है आचार्य नरेंद्र देव समिति ने देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में आ की 12 खड़ी को क्या माना, भ्रामक माना था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स मानक हिंदी उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी उच्चारण में, कोई भी लेखन में या कोई भी पठन में कहीं पे भी कोई गलती
ना हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी जन भाषा या देसी भाषा में जिसका प्रयोग नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा क्या कहलाती है, मानक भाषा या मानक हिंदी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। तो याद रखना फ्रेंड्स, रामचरितमानस में सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए। 5 लक्षण बताए थे फ्रेंड्स। याद रखना फ्रेंड्स, अगर इनके प्रश्नों से संबंधित और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में हमने इन सभी प्रश्नों से संबंधित तथ्यों के साथ में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी की में, और बाकी की इनसे पहली वीडियो को देखिए, उनमें इन प्रश्नों से संबंधित संपूर्ण डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछी गई है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है, मोस्ट परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। याद रखना, देखो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान राजभाषा का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब इन अनुच्छेदों में यानी 343 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद दिए गए, उन अनुच्छेदों में कौन सा ऐसा अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में विधि या कानूनों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य होगा। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 348 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय जो भी नियम या विधि या कानून बनाए वो हिंदी भाषा में ही बनाए और हिंदी भाषा में ही प्रेषित करे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो याद रखना कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है हिंदी के विकास हेतु निर्देशों का प्रावधान किस में किया गया है, अनुच्छेद 351 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी। यानी महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, जिसका जो सही उत्तर है वो ये है फ्रेंड्स कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। यानी महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए जिस संस्थान की स्थापना की थी उसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको अगर एक क्वेश्चन पूछे कि ये जो समिति बनाई थी इन्होंने कहाँ बनाई थी फ्रेंड्स, तो इन्होंने वर्धा में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, वर्धा में ये समिति बनाई थी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और कब बनाई थी फ्रेंड्स, 1936 में बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की, कहाँ की, वर्धा में की, कब की, 1936 में की। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न हमारे लिए बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यानी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी, 1936 में। कहाँ की थी, वर्धा में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हिंदी का यानी हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी भाषा क्या है, पहला समाचार पत्र है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड वो कलकत्ता से कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है 1826, यानी सन 1826 में हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, उद्दंड मार्तंड है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है वो कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से। और कब से प्रकाशित होने लगा था, 1826 ईस्वी से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, श्रीलंका में पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो याद रखना है, खड़ी बोली में जो लिखित प्रथम महाकाव्य फ्रेंड्स
वो है प्रिय प्रवास। क्या है फ्रेंड्स? प्रिय प्रवास है। और इसके जो लेखक हैं फ्रेंड्स प्रिय प्रवास की, वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके क्या हैं फ्रेंड्स, याद रखना है, प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के लेखक हैं, राइटर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई। ये फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है, थोड़ा सा गलती से, मिस्टेक बाय मिस्टेक, याद रखना है, पहले भी आ गया, चलो 2 बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया है, तो याद रखना, मैंने बता दिया था पहले ही कि राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी। और किस मंत्रालय का अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता था? कि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो याद रखना कि 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में आता है संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएँ थीं। कितनी थी फ्रेंड्स? 18 भाषाएँ थीं। और दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल की गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखना है, बताओ फ्रेंड्स, आपने टिक लगा लिया होगा कि दिसंबर 2003 में इसमें कुल टोटल 4 भाषाएं शामिल की गई थी फ्रेंड्स। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी शामिल की गई थी फ्रेंड्स? आपको याद रखनी है कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं थीं। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो याद रखना इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 4 भाषाएं कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली। यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया। और टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी फिर उसके बाद? 22 भाषाएं हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखना फ्रेंड्स कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? ये बात याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पारित किया गया था सन 1956 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में आता अगला प्रश्न कि राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का कब अनिवार्य किया गया? सन 1976 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो याद रखना फ्रेंड्स, हिंदी भारत के 10 राज्यों की क्या है? राजभाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे प्रथम विचार जिस राज्य ने किया था वह था बंगाल। कौन सा था फ्रेंड्स? बंगाल। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष किस क्रम में इंगित हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री। यानी केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न ये पूछ रहा है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो उसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री। और याद रखना फ्रेंड्स कि जो केंद्रीय हिंदी समिति है, केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। क्या है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। इन चारों राज्यों में किस राज्य में हिंदी राजभाषा नहीं है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पंजाब है। क्या है फ्रेंड्स? पंजाब। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग भारत की राजभाषाओं का उल्लेख करता है? मैंने प्रारंभ में बता ही दिया था कि संविधान का भाग 17 भारत की राजभाषाओं का उल्लेख करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हैं, सिंधी, राजस्थानी, नेपाली और बांग्ला। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते थे? नेपाली को सही कर देते हैं, जबकि नेपाली भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्योंकि नेपाली क्यों कर देते हैं? क्योंकि नेपाल देश अलग हो जाता है, इस वजह से नेपाल देश की भाषा होने की वजह से इसको क्या कर देते हैं, ये भारतीय राजभाषा शामिल
राजभाषा होगी ही नहीं। जबकि याद रखना है राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, ना ही अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है। याद रखना सिंधी, नेपाली और बांग्ला ये भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा वो ये है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो याद रखना है फ्रेंड्स 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को क्या किया गया था फ्रेंड्स? याद रखना है संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और सिंधी भाषा को जोड़ने के पश्चात कितनी भाषाएं हो गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में? 15 भाषाएं हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इन भाषा को जुड़ने के बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? 18 भाषाएं हो गई थी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उनको जुड़ने के बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी फ्रेंड्स? 22 भाषाएं हो गई थी। तो इसका जो सही प्रश्न का उत्तर है वो है 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 3 वर्ष के अंतराल में होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो याद रखना है फ्रेंड्स 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, एक बात याद रखना, मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लिखने और बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा भी गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके अंदर अगला प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2021 में कहाँ संपन्न होगा? तो देवास में होगा। कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? देवास में। याद रखना पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होगा? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होगा? देवास में होगा। और ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार का जो मुख्यालय प्रचार जो सभा है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, वो है 1953 में किसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश लिपि सुधार समिति गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है राधाकृष्णन है, कि इनकी अध्यक्षता में 1953 में क्या की गई थी? उत्तर प्रदेश लिपि सुधार समिति गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी गोल्डन सीरीज थी उस गोल्डन सीरीज का मतलब यही होता है फ्रेंड्स 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला, यानी गोल्डन जुबली 50 वर्षों के समूह को कहते हैं। उसी प्रकार हमारी गोल्डन सीरीज का मतलब 50 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। फ्रेंड्स आपको हमारे 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबाना है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।